नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद पारिजात में। आज हम सभी इतिहासकारों की दृष्टि में रीतिकाल के कवि केशवदास जी के आचार्यत्व पर प्रकाश डालते हुए अपना मत प्रस्तुत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें आचार्य केशवदास जी के बारे में जानना होगा। आचार्य केशवदास हिंदी साहित्य के रीतिकाल के प्राचीन आचार्य और कवि हैं, जिन्हें रीतिकाल की कवित्रयी के एक प्रमुख स्तंभ के रूप में जाना जाता है। केशव का ज्ञान और अनुभव बहुत विस्तृत था। उनके पांडित्य की धाक इस कदर थी कि कवि को देन न चहे बिदाई, पूछे केशव की कविताई, यह जनश्रुति उनके पांडित्य का प्रमाण थी। केशवदास का समय भक्ति काल और रीतिकाल का संधि युग है, तथापि केशव के काव्य के आदर्श भरत, भामा, दंडी, राजशेखर, मम्मट, विश्वनाथ, उद्भट आदि के काव्यशास्त्रीय ग्रंथ रहे हैं। केशवदास जी को धर्म, दर्शन, राजनीति, विज्ञान, ज्योतिष, छंद, संगीत आदि का यथेष्ट ज्ञान था। स्वयं महाराज इंद्रजीत अपने दरबार में केशवदास जी को गुरुवत आदर देते थे तथा महाराज रामशाह इन्हें अपना मंत्री और मित्र मानते थे। आइए अब हम सभी आचार्य केशवदास जी का साहित्य में क्या स्थान है इसके बारे में जानते हैं। केशवदास जी हिंदी साहित्य के प्रथम आचार्य हैं। वे संस्कृत काव्यशास्त्र का सम्यक परिचय कराने वाले हिंदी के प्राचीन आचार्य हैं। हिंदी में सर्वप्रथम उन्होंने ही काव्य के विभिन्न अंगों का शास्त्रीय पद्धति से विवेचन किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में केशव की रचना में सूर, तुलसी आदि किसी सरलता और तन्मयता चाहे न हो, पर काव्यांगों का विस्तृत परिचय कराकर उन्होंने आगे के लिए मार्ग खोला है। केशवदास जी वस्तुतः एक श्रेष्ठ कवि थे। सूर और तुलसी के पश्चात हिंदी काव्य जगत में उन्हीं की ही गणना की जाती है। कहा भी जाता है, सूर सूर तुलसी ससी, उद्गण केशवदास, अन्य कवि खद्योतगण, जहता करत प्रकाश। केशवदास संस्कृत के उद्भट विद्वान थे। उनके कुल में भी संस्कृत का ही प्रचार था। नौकर चाकर भी संस्कृत बोलते थे। उनके कुल में भी संस्कृत छोड़ हिंदी भाषा में कविता करना उन्हें कुछ अपमानजनक सा लगा। भाखा बोल न जानही, जिनके कुल के दास, तिन भाषा कविता करी, जड़मती केशवदास। भाखा अर्थात देशी भाषा में कुल के नौकर भी नहीं बोलते थे, इसलिए केशवदास भी अनुचित समझते थे। केशवदास का आचार्यत्व और इतिहासकारों की दृष्टि। रीति, नीति, पांडित्य और श्रृंगारिकता के प्रति रुझान तथा अलंकरण के प्रति मन में व्यामोह केशव के काव्य की विशिष्टता है। जैसे कुलीन, सुलक्षण और सुंदर वर्ण वाली वनिता या रमणी का मुखमंडल आभूषण के बिना श्रीहीन हो जाता है, उसी प्रकार केशव की कविता भी शोभाहीन हो जाती है। इसलिए कवि प्रिया में केशव ने अपना मंतव्य भामा के न कांतामापी निर्भूषम विभाति वनिता मुखम की तर्ज पर प्रकट करते हुए कहा है कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, सुबरन सरस सुवृत्त, भूषण बिनु न बिराजई, कविता वनिता मित। केशवदास के आचार्यत्व के विषय में विद्वानों ने बहुत लिखा है। किसी ने उनका विरोध किया है और किसी ने पक्ष लिया है। आचार्य शुक्ल ने केशव के आचार्यत्व पर संदेह व्यक्त करने के साथ ही कहीं कहीं उनका समर्थन भी किया है। यही स्थिति डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की भी है। इन दोनों आचार्यों ने केशव की रचनाओं के तमाम हिस्सों को संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद बताया है। आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि केशव ने अलंकारों पर कवि प्रिया और रस पर रसिक प्रिया लिखी। इन ग्रंथों में केशव का अपना विवेचन कहीं नहीं दिखाई पड़ता। सारी सामग्री कई संस्कृत ग्रंथों से ली हुई मिलती है। नामों में अवश्य कहीं कहीं थोड़ा हेर फेर मिलता है, जिससे गड़बड़ी के सिवा और कुछ नहीं हुआ। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखा है कि केशव जिस समय हिंदी में अपने ग्रंथ प्रस्तुत कर रहे थे, उस समय उनके नेत्रों के सामने संस्कृत के ग्रंथ नाच रहे थे, इसलिए उनके सभी ग्रंथ संस्कृत को ही आधार मानकर चलते हैं। कई आलोचकों ने केशव को महत्वपूर्ण आचार्य मानते हुए उनकी सराहना की है। डॉक्टर विजयपाल सिंह, डॉक्टर हीरालाल दीक्षित, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर जगदीश गुप्त, डॉक्टर रामदेव शुक्ल, डॉक्टर सत्यनारायण त्रिपाठी आदि विद्वानों ने केशवदास के साहित्य का निष्पक्ष होकर मूल्यांकन करते हुए उनके पांडित्य और आचार्यत्व को स्वीकार किया है। इस विषय में डॉक्टर नगेंद्र का कहना है कि भारतीय काव्यशास्त्र की समृद्ध परंपरा को हिंदी में व्यवस्थित रूप से अवतरित करने का विशद प्रयत्न केशव ने किया था। काव्यशास्त्र की धारा का बहुविध श्रृंगार केशव के पूर्व हो चुका था। रस और नायिका भेद का भक्तिपरक संस्कार बंगाली वैष्णवाचार्यों के द्वारा संपन्न हुआ।
इस संस्कार ने लक्ष्य साहित्य की प्रेरणा दी। इन लक्षणों की संरचना में हिंदी की सर्वातिशायनी सगुण काव्यधारा प्रवाहित हुई। केशव का परिवेश भक्ति संस्कृत लक्षण और लक्ष्य साहित्य की प्रक्रियाओं से पुष्ट था। केशव प्रवृत्तितः अलंकारवादी होते हुए भी इस परिवेश से अपने आचार्यत्व को अछूता न रख सके। अपने इन्हीं संस्कारों और प्रभावों की छाया में वह सर्वांग निरूपक आचार्य बन गए। डॉक्टर विजयपाल सिंह ने अपनी शोध पुस्तक केशव का आचार्यत्व में केशव के आचार्यत्व का विशद अध्ययन किया है। उन्होंने केशव की आचार्यत्व संबंधी कृतियों रसिक प्रिया, कवि प्रिया, छंदमाला आदि का गहन विश्लेषण किया है। उनके नायिका भेद और नायिकाओं की विभिन्न कोटियों, अलंकार निरूपण, छंद निरूपण तथा अन्य काव्यांगों का भी सोदाहरण अध्ययन प्रस्तुत किया है। केशवदास के अनुसार पद्मिनी नायिका का लक्षण बताते हुए उन्होंने लिखा है कि पद्मिनी एक आदर्श नारी है। केशव के अनुसार इसकी शारीरिक विशेषताएं ये है: सुगंधित, हसमुख, स्वर्णवर्णा, तनु तथा लोम रहित मदन मंदिर। उसकी रुचि और अभ्यास अल्पता या सूक्ष्मता लिए होती है। भोजन, दोष, रति, निद्रा तथा मान की मात्रा उसमें अल्प होती है। बुद्धि विकसित और लज्जा सौंदर्य को द्विगुणित करने वाली, स्वभाव से उदार हृदय और कोमल, स्वच्छ वस्त्र धारण करती है। ऐसी आदर्श नारी का प्रेम परम सुखद होता है। उदाहरण को केशव ने लक्षण के पूरक रूप में प्रस्तुत किया है। कुछ और गुणों को भी दिया गया है। उसके हाव भाव गूढ़ होते हैं, वह कोक की कारिका जैसी होती है इत्यादि। साथ ही उदाहरण में लक्षण के सभी गुण नहीं रखे गए। ऐसा करना आवश्यक भी नहीं था। हाँ, प्रभाव का उल्लेख किया है। भौर से भवत अभिलाष लाख लाख भांति। यह प्रस्तुत पंक्ति केशव का आचार्यत्व से ली गई है, जो कि डॉक्टर विजयपाल सिंह द्वारा रचित है। डॉक्टर सत्यनारायण त्रिपाठी ने अपनी पुस्तक केशवदास की भाषा में केशवदास के विषय में यह निष्कर्ष निकाला है कि केशवदास आचार्य और कवि के साथ भाषा पंडित है। उनमें भाषा की परख है और शब्द ग्रहण की उदारता है। उनकी भाषा साधना शब्दानुशासन की दृष्टि से एक अभिनव प्रयोग है। उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से शब्दों को नूतन अर्थवत्ता और भाषा को नई वाणी दी है। काव्यगत मूल्यों की दृष्टि से वह हिंदी की बृहत त्रयी में सूर और तुलसी के बाद है, किंतु भाषा निर्माण और प्रयोगों में तुलसीदास के समकक्ष है। निष्कर्ष: इन सब विवेचनों के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि केशव को हम उनके संस्कारों और परिवेश को ध्यान में रखकर ही समझ सकते हैं। डॉक्टर विजयपाल सिंह ने ठीक ही लिखा है। ओरछा के रजत आसनों पर बैठकर सम्मान के भारों से बोझिल मस्तिष्क सदा रामचंद्रिकाएं ही लिखते आए हैं और सुरसरिता के पावन तट पर रामानंदी तिलक लंगोटी लगाकर रामचरितमानस, न ओरछा में तुलसी मानस लिख पाते और न काशी में केशव की कलम चंद्रिका। इसलिए हम सभी को यह समझना चाहिए कि केशव ने राम कथा का प्रणयन लोक रंजन के लिए किया था, तुलसी की तरह लोक मंगल के लिए नहीं। सब मिलाकर केशव का कवि व्यक्तित्व बहुमुखी है। वे संस्कृत के पंडित, राजमंत्री, नीतिज्ञ और ज्ञानी हैं। वैदिक ज्योतिष और अध्यात्म का भी उन्हें ज्ञान है। संगीत में भी उनकी रुचि है। अस्त्र शस्त्रों के भी ज्ञाता है तथा दरबारों के विलासपूर्ण वातावरण में उनके नेत्र अनुरक्त रहे हैं। इसलिए कहा जाता है, केशव की रचना में युग का यथार्थ है, आदर्श का पाखंड नहीं। धन्यवाद।